हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस का ये है और इसमें मैं बात करने वाला हूं एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि वन लाइनर हैं, मीन्स कि विश्लेषणात्मक विचारधारा से रिलेटेड जो भी वन लाइनर बन रहे हैं जो हमारे PCSJ के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। दोस्तों बिना देर की हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये इसका आपके पास PDF होना चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जैसे ही खोलेंगे वैसे ही लॉ विथ रोनित सर्च करेंगे तो वहाँ पे ग्रुप दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैं डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बताऊंगा जहाँ पे जरूरत लगता है और जहाँ पे लगता है कि नहीं ये वन लाइनर से काम चल जाएगा तो वो वन लाइनर में यहाँ पे दोनों चीज़ों के साथ मैं इक्विलिब्रियम के साथ मैं चलने वाला हूं। दोस्तों बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यार वो विश्लेषणात्मक विचारधारा मीन्स कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम ये बात करेंगे कि कौन कौन जूरिस्ट इसमें शामिल हैं, किस किस जूरिस्ट ने अपना क्या क्या ओपिनियन दिया, कौन जूरिस्ट किसका आलोचना कर रहा था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये PCSJ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे माइनर लॉ के बराबर ही ये रोल प्ले करने लगा है। आप अभी मैं 2018 का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर अभी मैं आपको सॉल्व कर लूँगा इसके जस्ट बाद, तो आप उसमें देखिएगा कि जूरिस्प्रूडेंस का कितना वेटेज है। कहीं कहीं 18 क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस से पूछ ले रहा है, इसीलिए आप जूरिस्प्रूडेंस को हल्के में ना लीजिए और इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। दोस्तों ये हम लोगों को इन और आउट दोनों कर सकता है। अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि कहीं हमारा मेजर लॉ में कहीं खुदा ना खास्ता कहीं इधर उधर हो जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे उसको किया जा सकता है, लेकिन इनको अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो हमारे लिए समस्या का घर बन जाएगा। तो दोस्तों बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक, अब इसमें जो प्रमुख प्रवर्तक हैं जो मीन्स की जो मेन इसके को अपोनेंट है, जो मेन इसके फादर हैं वो बेंथम है, ऑस्टिन है, सामंड है, हॉलैंड है तथा केल्सन है। इन पांचों लोगों का आपको नाम लर्न करके रखना पड़ेगा। किसके लिए? जब एनालिटिकल स्कूल की बात आती है, अगर एनालिटिकल से कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप इन पांचों लोगों का अगर नाम आपने लर्न किया है तो समझ जाइए कि आप वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर मैं नाम को रिपीट कर रहा हूँ, बेंथम है, ऑस्टिन है, सामंड है, हॉलैंड है और केल्सन है। इन्हीं लोगों से क्वेश्चन बनता है, इन लोगों से दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, दूसरे लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों इन्हीं लोगों से बनेगा क्योंकि ये लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए विश्लेषणात्मक विचारधारा के विध्यात्मक पॉजिटिव या आदेशात्मक इंपरेटिव विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद मीन्स की एनालिटिकल पॉजिटिज्म के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मीन्स कि इन्हें एनालिटिकल पॉजिटिज्म के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मीन्स कि जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है इसको इस नाम से भी जाना जाता है, एनालिटिकल पॉजिटिज्म के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी आपसे कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या इनको अदर किस नाम से जाना जाता है? इसको एनालिटिकल पॉजिटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब इसके बारे में देखिए। इस विचारधारा का उदय 19वीं शताब्दी मीन्स कि जब इसका एवोल्यूशन हुआ था, जब इसका रिवोल्यूशन हुआ था तो वो शताब्दी कौन सी थी? वो 19th सेंचुरी में इनका क्या हुआ था? ज़्यादा उदय हुआ था। नैसर्गिक विधि के विरुद्ध प्रक्रिया स्वरूप हुआ। इस विचारधारा के अंतर्गत विधि की उत्पत्ति एवं विकास के इतिहास की ओर ध्यान न देकर के वर्तमान में प्रचलित विधियों का विश्लेषण किया जाता है। मीन्स कि जो वर्तमान में जो लॉ चल रहा है उसी के बारे में ये लोग क्या करते हैं? खोज करते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। मीन्स कि जो लॉ हमारे लिए बनाया गया है क्या ये लॉ प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और लॉ जो बनाया गया है ये क्या समाज को देख करके बनाया गया है कि बस वैसे ही सोसाइटी के द्वारा, स्टेट के द्वारा लॉ हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं। तो ये 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। अब इसके और भी चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे बता रहा है बेंथम, ऑस्टिन, सामंड तथा हॉलैंड विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रमुख चिंतक हैं। जो मेन यहाँ पे चिंतक माने जाते हैं, इन 4-5 लोगों का नाम आप लोग लर्न करिएगा। जॉन ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रणेता मीन्स की सर्व प्रमुख चिंतक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो ये जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। कभी भी एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर वहाँ पे जॉन ऑस्टिन दिया है तो प्रोपाउंडर, फादर इन्हीं को माना जाता है। सर्व प्रमुख चिंतक मीन्स की एज अ फादर ही इनको मान लिया गया है। यहाँ पे किसको? जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है। इन्होंने सन 1932 में विधि शास्त्र से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था? प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम इन्होंने दिया था
उस बुक का इन्होंने नाम दिया था प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। किसने नाम दिया था? जॉन ऑस्टिन के द्वारा एक बुक लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1932 में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1932 में इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। तो प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड नामक बुक किसके द्वारा लिखा गया था? ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया था। ये जॉन ऑस्टिन किससे दोस्तों रिलेटेड है? तो ये एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है। दोस्तों एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ से और कौन कौन लोग रिलेटेड हैं? बेंथम है, ऑस्टिन है, सामंड है, हॉलैंड है। ये लोग मेन प्रोपाउंडर माने जाते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के। ठीक, अब हम बिना देर के यहाँ पे चीज़ दिखाते हैं। देखिए उनके बाद जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद फिर इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड नामक एक पुस्तक तो लिखा था। उसके बाद उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, उसका भी नाम अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको यहाँ पे ऑस्टिन से रिलेटेड दो बुक का नाम पता चल गया, एक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड एंड जो सेकंड बुक आपको पता चल गया अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो बुक इनके द्वारा लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों, वही चीज़ थोड़ा सा रिपीट हो गया है, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, हाँ यहाँ से हमको देखना है, वही चीज़ थोड़ा सा रिपीट हो गया था। अब देखिए यहाँ पे विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद मीन्स की एनालिटिकल पॉजिटिज्म की बात की जाती है। ऑस्टिन के विचारधारा में सम्मिलित है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑस्टिन के विचारधारा में क्या सम्मिलित है। अगर ऑस्टिन को अगर इसका फादर माना जा रहा है, ऑस्टिन को इसका प्रोपाउंडर माना जाता है, तो क्यों ऑस्टिन किस लिए फेमस है? इन सभी फैक्टर्स को यहाँ पे देखना है जो कि एनालिटिकल पॉजिटिज्म से है। विधि का अज्ञात्मक सिद्धांत, इसको इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और जो थर्ड बात कर रहे हैं इसको पॉजिटिव लॉ के भी नाम से जाना जाता है। मीन्स कि ऑस्टिन का जो कॉन्सेप्ट है, ऑस्टिन का जो थ्योरी है, जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, इसको पॉजिटिव लॉ के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो मेन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमारे मेन एग्जामिनेशन में जूरिस्प्रूडेंस तो है नहीं। देखिए विधि का अज्ञात्मक सिद्धांत के मुख्य तत्व हैं। अब क्या क्या जो विधि का अज्ञात्मक सिद्धांत है, मीन्स की कमांड किसको देगा विधि? जो हमारा लॉ बना है, जो लॉ प्रोपाउंड किया गया है एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग, वो किसको अपना कमांड देगा? तो ये कमांड किसको देगा? ये जो संप्रभु की शक्ति होती है, मीन्स कि इसको सॉवरेन पावर कहा जाता है। ये कमांड देता है। कमांड किस प्रकार का कमांड देता है? क में बताया गया ये पॉजिटिव लॉ में, और ख में बताया गया विशिष्ट समादेश, मीन्स कि विशिष्ट स्पेसिफिक ये ऑर्डर देता है। ठीक, और थर्ड जो बात करता है इस पे सैंक्शंस की बात करता है, मीन्स कि सस्ती लगाया जाता है, किसी के ऊपर दंड इंपोज किया जाएगा। अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ प्रिपेयर किया गया, अगर आप लॉ का वायलेशन करेंगे तो आपको उसके बदले में क्या दिया जाएगा? आपको उसके बदले में पनिशमेंट दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो यही बात ये बताना चाहते हैं। ये बात कौन बताना चाहता था? तो दोस्तों ये बात ऑस्टिन महोदय बताना चाहते थे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रहा हूँ जहाँ पे, क्योंकि ये दोस्तों ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फैक्ट को समझ लेते हैं तो मान के चलिए आपका एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया है तो। देखिए ऑस्टिन के अनुसार विधि, अब ऑस्टिन ने किस प्रकार का विधि यहाँ पे प्रोपाउंड किया था, तो उनके जो विधि का नाम पूछ लेता है। जब हम रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी आयोग का बदल गया है। वो वन लाइनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो वो रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, या 4 उसमें पार्ट दे रहा है, आप उसमें से पूछ रहा है कि अब आप बताइए कि इसमें से इनके द्वारा कौन सी बात कही गई थी। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल बेस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि अगर 15 क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस से आ रहा है तो 10 क्वेश्चन आसान होगा, लेकिन 5 क्वेश्चन जो होगा इनका टफ होगा, क्योंकि उसी 5 क्वेश्चन में ये लोगों को फंसाएंगे। 10 क्वेश्चन तो सभी को आता है, 10 क्वेश्चन तो सभी लर्न कर लेंगे कि हाँ ये बुक इनके द्वारा लिखा गया है, ये बात इनके द्वारा बोली गई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें फंसाया जाता है वो रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना है। तो देखिए ऑस्टिन के अनुसार विधि, इन्होंने विधि को 2 रूपों में विभाजित किया, एक उचित रूप से कही जाने वाली विधि और दूसरा जो है अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि। जो उचित रूप से कही जाने वाली विधि है इसको इंग्लिश में लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड कहा जाता है, और जो अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि है लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड इसको कहा जाता है। ठीक, अब इसके दोनों के एक एक पार्ट हैं। अब दोनों के पार्ट क्या क्या हैं? जो प्रॉपरली लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है इसको दैवीय विधि मीन्स की लॉ ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, और जो लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड इसको ह्यूमन विधि के नाम से जाना जाता है, मीन्स की मानवीय विधि के बारे के नाम से जाना जाता है। अब जो मानवीय विधि है, दैवीय विधि को तो यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया है, इन्होंने बस बता दिया है कि हाँ दैवीय विधि भी कुछ होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। अब इसमें इन्होंने मानवीय विधि को बताया कि मानवीय विधि क्या करता है, देखते हैं।
अब मानवीय विधि जो है यहाँ पे इन्होंने इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो ये मानवीय विधि के बारे में बता रहे हैं इसको भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब दो पार्ट में इन्होंने किस प्रकार से डिवाइड किया है ह्यूमन लॉ को, ये दैवीय विधि पे ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, ये मैन मेड लॉ पे फोर्स कर रहे हैं। मैन मेड लॉ कौन सा, जो हमारे स्टेट के द्वारा लॉ बनाया गया है उस पर बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं ये ह्यूमन लॉ जो है वो दो प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया है। एक निश्चयात्मक विधि, इनका पॉजिटिव लॉ तो था ही, दूसरा लाक्षणिक विधि जिसको मेट्रोपोलिकल लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ज़्यादातर हमारे प्रचलन में यही पॉजिटिव लॉ की ही बात चलती है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, विधि के प्रति विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी दृष्टिकोण अपनाने वाले विधि शास्त्रियों ने कहा कि कानून विधि के निम्नलिखित 5 आवश्यक लक्षण होते हैं। अब कौन कौन से जो आवश्यक लक्षण होते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको रीजन एंड असर्शन बेस देगा, इसी प्रकार से आपको रीजन एंड असर्शन में फंसाएगा। देखिए क्या कर रहा है, विधि मानव द्वारा निर्मित आदेश है, बात सही कर रहा है कि विधि जो होता है वो मानव के द्वारा निर्मित आदेश होता है। जो लॉ, जो पार्लियामेंट हमको लॉ बना करके दे रही है वो क्या होता है, वो इंसान के द्वारा तो बनाया जाता है, वो गॉड गिफ्टेड तो लॉ होता नहीं है, तो वो सही कर रहा है। सेकंड देखिए, विधि और नैतिकता पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न है। दूसरे शब्दों में विधि जैसा कि वह है, जैसा कि वह होना चाहिए में अंतर है। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है और यही रीजन और असर्शन बेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट की, विधिक सिद्धांतों का परीक्षण करते समय इन सिद्धांतों के ऐतिहासिक उद्गम मीन्स कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम देखेंगे कि इसका जो एवोल्यूशन हुआ, जो इसका रेवोल्यूशन हुआ वो इतिहास में, हिस्ट्री में किस प्रकार से हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका नैतिकता या सामाजिक उद्देश्य क्या था। मीन्स कि अगर किसी चीज़ का प्रपाउंड किया जा रहा है तो भाई देखा जाता है ना कि ये किस चीज़ के लिए आखिर में इसको प्रपाउंड किया जा रहा है। ऐसे तो हवा में कोई चीज़ प्रपाउंड नहीं किया जाता है। अगर लेजिस्लेचर किसी लॉ को बना रही है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। अभी हमारे PCSJ के सिलेबस में 9 माइनर एक्ट को ऐड किया गया, तो भाई उसका ज़रूरत पड़ रहा है तब तो इसको ऐड किया गया है, क्योंकि इस प्रकार से अब कानून की आवश्यकता पड़ रही है समाज को। तो ये सभी एक्ट को क्या किया जा रहा है, जो UP PCSJ में जो इस बार ऐड किया गया इनकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इस प्रकार के अब केस कोर्ट में आ रहे हैं तो इसके लिए इसको ऐड किया गया। तो वही देखा जा रहा है इसमें, इसके विकास के बारे में क्या, इसकी क्या आवश्यकता थी, नैतिकता देखी जा रही है कि क्या ये नैतिक है, जो कानून बनाया गया है ये नैतिक है समाज के लिए, ये सामाजिक उद्देश्य को, जो समाज का जो मांग है क्या उस उद्देश्य की ये पूर्ति कर रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों पे ये क्या डालता था, ये प्रभाव डालता था। कौन डालता था, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की हम बात कर रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन इनके ये पॉइंट 4 पे, किसी देश की विधि व्यवस्था स्वयं से परिपूर्ण होती है। जो किसी देश की विधि व्यवस्था होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है तथा तर्क के आधार पर निश्चित अर्थान्वयन, मीन्स कि उसमें निश्चित तरीके से उसमें अर्थान्वयन आप कर सकते हैं, उसमें इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं एवं निर्णयों तक पहुंचा जा सकता है। कोई भी कानून हम लोग पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस दोस्तों इतना अच्छा सब्जेक्ट है, लोग इससे भागते हैं, लेकिन अगर आप जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से पढ़ें, अगर आपके पास टाइम हो तो ये दोस्तों आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। इसमें एक एक चीज़ बात ऐसी बताई गई है। अगर आपका इंटरप्रिटेशन का लेवल तगड़ा है, अगर आप इंटरप्रिटेशन अच्छा कर लेते हैं तो समझ जाइए कि जूरिस्प्रूडेंस सबसे बेहतर सब्जेक्ट है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो वही बता रहा है कि इसको कितने अच्छे से इसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, इसका अर्थान्वयन किया जा सकता है। निर्णय तक पहुंचने में जो जजेस होते हैं वो जूरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं, जब वो किसी चीज़ का रीज़न देते हैं, जब वो किसी चीज़ का डिसीजन देते हैं। दोस्तों जो जज साहब बैठ करके जो जजमेंट पास करते हैं वो बड़ी आसानी से जजमेंट नहीं पास किया जाता है। उसमें जब वो जजमेंट पास करते हैं तो बाकायदे वो पूरा रीजन लिखते हैं कि किस रीजन के आधार पर, किस डिसीजन के आधार पर मैंने ये जजमेंट इस प्रकार से इनके खिलाफ में चाहे इनके पक्ष में मैंने पास किया है। तो वो सारा चीज कहां से आता है, वो नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस से आता है। मीन्स कि उनको प्रकृति के द्वारा, जब कोई भी कोर्ट में हम लोग केस फाइल करते हैं तो वहाँ पे जजेस क्या करता है, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। अब ये तो लॉ में तो जो लिखा है वो तो फॉलो ही करेंगे, साथ साथ वो अपना जुडिशियल माइंड वहाँ पे अप्लाई करते हैं। और जुडिशियल माइंड अप्लाई करके वो क्या करते हैं, वो अर्थान्वयन करते हैं, उसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं, देखते हैं दोनों फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के, दोनों पार्टीज के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को वहाँ पे वो रीड करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद से वो क्या करते हैं, उस पर अपना जजमेंट देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, जो कि हम लोग कभी इसको तवज्जो उतना दिए नहीं, लेकिन अगर आप, मेरा मानना है कि अगर आप जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका लॉ में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसका 5th पॉइंट देखते हैं, साक्ष्य और तर्क पर आधारित निर्णय नैतिकता पर आधारित निर्णयों से कहीं अधिक उत्कृष्ट एवं प्रभावी होता है। तो ये बात यहाँ पे बता दी गई है। देखिए इस विचारधारा के, जो ये विचारधारा है बस इतना ही, अब इसके बाद ऑनलाइनर आएगा। इस विचारधारा के विधि शास्त्रियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, वे जो विधि की व्याख्या संप्रभु के आदेश के रूप में करते हैं। जो विधि की व्याख्या होता है, जो
संप्रभु के आदेश में करते हैं, मीन्स कि स्टेट के आदेश से करते हैं। जैसे बेंथम और ऑस्टिन द्वितीय बेंथम और ऑस्टिन द्वितीय वे जो विधि की व्याख्या नियमों के रूप में करते हैं, जैसे केल्सन और हार्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों अब देखिए ऑस्टिन के आदेशात्मक विधि के सिद्धांत के, तो ये हम नहीं पढ़ते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। जो दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट था उसको मैं लेकर के आया हूँ। एक यहाँ पे नोट दिया है, ये नोट आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये एमसीक्यू में डेफिनेटली पूछता है, कहीं ना कहीं आपसे ये एमसीक्यू में जरूर मिला होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो उसमें भी आपको जरूर मिला होगा। लास्की ने विधिशास्त्र को विधि का नेत्र कहा है। लास्की जो हैं, जो लास्की एक जूरिस्ट हैं, उन्होंने विधिशास्त्र को क्या कहा? उन्होंने विधिशास्त्र को विधि का नेत्र कहा है। एलन ने विधिशास्त्र को ताड़ का वृक्ष कहा है। एलन जो हैं वो विधिशास्त्र को ताड़ का वृक्ष कहे हैं। वो कहें कि जो विधिशास्त्र होता है वो ताड़ के वृक्ष के समान होता है। अब इसमें वन लाइनर फैक्ट जो आ रहे हैं, उन वन लाइनर फैक्ट को मैं ले रहा हूं जो कि विश्लेषणात्मक शाखा मीन्स के एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मैं ले रहा हूं, देखिए विश्लेषणात्मक विचारधारा का सूत्रपात्र हुआ, ये कब हुआ था? तो आप लोगों ने शुरू में ही देखा था कि ये 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इनका शुरुआत किया गया था। 1932 में उन्होंने अपना बुक भी लिखा था। उस बुक का नाम आपको पता ही है कि उन्होंने कौन सा बुक लिखा था। उन्होंने जो बुक लिखा था वो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उस बुक का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो बुक का नाम था, मैं आपको एक बार उस बुक का नाम फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड नामक इन्होंने बुक लिखा था। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे विश्लेषणात्मक विचारधारा। विश्लेषणात्मक विचारधारा की उत्पत्ति का कारक था। अब इसकी उत्पत्ति का क्या कारक था, क्या कारण था कि किस लिए इसको उत्पन्न किया गया, इसको क्यों लागू किया गया, क्यों बनाया गया? परिकल्पना के साथ के स्थान पर घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन पर आधारित निष्कर्षों को अधिक महत्व दिया जाना था। जो निष्कर्ष हो रहा है, जो डिसीजन दिया जा रहा है, उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाए, इसीलिए इसको बनाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए विश्लेषणात्मक शाखा के विचारकों के अनुसार विधि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य, जो विधि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है वो वास्तविक विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रवर्तक। अब कौन कौन है? ऑस्टिन है, बेंथम है, सामंड है, हॉलैंड है, केल्सन है, आदि हैं। बहुत से लोग हैं, लेकिन ये जो पांचों नाम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात आएगी तो दोस्तों ऑस्टिन उसमें या तो फॉल करेंगे, या तो बेंथम फॉल करेंगे, या तो सामंड, या तो हॉलैंड, या तो केल्सन। ठीक, इन्हीं लोगों का नाम आएगा। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक निरर्थक समझे जाते थे। किस तरह से? निराधार परिकल्पना तथा आदर्शों पर आधारित भूतकालीन विधि के अध्ययन को यहाँ पे माना जाता है। देखिए विधि को न्याय से भिन्न मानते थे। कौन मानते थे? जो ऑस्टिन महोदय हैं वो विधि को न्याय से भिन्न मानते थे। कहते थे कि विधि अलग चीज़ होता है और न्याय अलग चीज़ होता है। मीन्स कि जो लॉ होता है वो अलग चीज़ होता है और न्याय, जो जस्टिस होता है वो अलग होता है। ये बात कौन अलग अलग करके मानता था? तो ये ऑस्टिन महोदय इस प्रकार से मानते थे। नेक्स्ट देखिए, प्रमाणवादियों के अध्ययन का केंद्र बिंदु है कौन है? विधि जैसा कि वह है, न कि जैसा कि वह होना चाहिए। विधि जैसा कि वह है वैसा ही होना चाहिए, न कि जैसा कि वह है। हमें लॉ में कोई मिर्च मसाला नहीं लगाना है। अगर पार्लियामेंट ने कहा है कि ये एक्ट मैंने बना दिया, आपको इसी तरह से फॉलो करना है इस एक्ट को, तो हम उसी माइनर में हम फॉलो करेंगे। हम उसमें मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे कि नहीं मैं एक सेक्शन और जोड़ दे रहा हूँ, चाहे मैं ये क्लॉज खत्म कर दे रहा। नहीं, जैसा विधि है उसी तरह से हमें उस रेगुलेशन में उसके लाना चाहिए। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित विधि के आदेशात्मक सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या हैं? संप्रभु शक्ति हैं। मीन्स कि जो लॉ बन रहा है, जो पार्लियामेंट हमको संप्रभु शक्ति है, उसी संप्रभु शक्ति है, समादेश तथा शक्ति है। ये तीन चीज़ों के बारे में बड़ा ही ध्यान देते हैं कि जो संप्रभु शक्ति है, जो सॉवरेन पावर है, जो कमांड है, और उसी का क्या होता है? अगर आप कमांड दिया गया है सॉवरेन के द्वारा, अगर आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऊपर पनिशमेंट इम्पोज किया जाएगा। ये इनका मानना है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्टिन के अनुसार समादेश दो प्रकार का होता है। समादेश दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? मैंने शुरू में ही आपको बताया था, सामान्य समादेश और विशिष्ट समादेश, दो चीज़ों के बारे में ये बताए थे। ठीक, अब बात करते हैं। ऑस्टिन के निश्चयात्मक विधि को माना है, क्या माना है? सामान्य समादेश माना है। जो ऑस्टिन का निश्चयात्मक विधि है उसको सामान्य समादेश के रूप में माना है। इस प्रकार से ही दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की विशेषता है अविभाज्यता, असीमितता तथा अपरिहार्यता। मीन्स कि उसमें किसी भी प्रकार का आप डिवीजन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से आप उसको बांट नहीं सकते। इन सभी चीज़ों के बारे में ये बता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑस्टिन के अनुसार
जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन के अनुसार विधि दो प्रकार की होती है, दैवीय विधि होती है और मानवीय विधि होती है। ये भी पहले मैंने आपको बता दिया था कि दैवीय विधि पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ये जो फोकस करते हैं ये मानवीय विधि पे फोकस करते हैं। इसलिए मानवीय विधि पे फोकस करते हैं क्योंकि इन्होंने अपना वो बताया था कि जो मानवीय विधि होता है वो पॉजिटिव लॉ पे चलता है और लक्षणिक विधि पे चलता है। इसीलिए इन्होंने ज़्यादा फोकस जो भी किया है वो मानवीय लॉ पे फोकस किया, मीन्स कि ये संप्रभु पे, ये सॉवरेन पे ये फोकस किए हैं, कमांड पे फोकस किए हैं और उसके बस उसके सस्ती पे, मीन्स कि उसके पनिशमेंट पे ये फोकस किए हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑस्टिन के अनुसार मानव विधि दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चयात्मक विधि तथा दूसरा लाक्षणिक विधि, अभी जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, हॉब्स के सिद्धांत, हॉब्स के सामाजिक संविदाओं के सिद्धांत को निराधार माना है। किसने माना है? तो ये ऑस्टिन महोदय के द्वारा माना गया। ऑस्टिन ने संप्रभु का सिद्धांत ग्रहण किया है। ये हॉब्स से, ये जो सिद्धांत इन्होंने ग्रहण किया ऑस्टिन ने, ये हॉब्स से इन्होंने ग्रहण किया। प्राकृतिक विधि सिद्धांत के आलोचक थे, कौन थे? बेंथम महोदय ही प्राकृतिक विधि के आलोचक माने जाते थे। बेंथम के विधि संबंधी विचार आधारित हैं उपयोगितावाद पर, मीन्स की यूटिलिटेरियन थ्योरी लाया गया था, उसी यूटिलिटेरियन थ्योरी पे ये क्या है? ये आधारित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंथम की उपयोगितावाद। बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था, जो उपयोगिता यूटिलिटेरियन थ्योरी था, उसे पृथक करते हैं, उसे पृथक करती है, कौन करता है? ऑस्टिन से उसको पृथक करती है। जो इनका उपयोगितावाद का सिद्धांत था उससे पृथक करने का काम कौन कर रहा है? ऑस्टिन कर रहे हैं। नियो ऑस्टिनियन शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो ये सामंड है। ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, नियो ऑस्टिनियन शाखा के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये सामंड को माना जाता है, सामंड महोदय को माना जाता है। अब फोकस्ड करिएगा, विधि का उद्देश्य न्याय की रक्षा करना है, ये भी बात सामंड महोदय के द्वारा बताया जाता है। विधि न केवल अधिकार और न केवल शक्ति बल्कि इन दोनों का उचित समन्वय है, ये भी बात सामंड महोदय के द्वारा कहा जाता है। ऑस्टिन के विधि के प्रमुख आलोचक कौन थे? तो ये जो हिस्टोरिकल स्कूल के हैं, ये सैविग्नी महोदय और हेनरी मेन महोदय, ये ऐतिहासिक विचारधारा से ये अपना डील करते थे, सैविग्नी महोदय और हेनरी मेन महोदय, इसीलिए ये इनके प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। किसके? ऑस्टिन के ये दोनों लोग आलोचक हैं, मीन्स कि उनका बुराई हमेशा ये करते रहते थे। नेक्स्ट बात करते हैं निश्चयात्मक विधि, जैसा कि कोई वस्तु नहीं है, ये बात कौन कह रहा है? ड्यूगिट के द्वारा कहा जा रहा है कि ये निश्चयात्मक विधि की बात कर रहे हैं ना ऑस्टिन महोदय, तो ये कह रहे हैं कि निश्चयात्मक विधि जैसी कोई बात नहीं होती है। अब जो निश्चयात्मक विधि कर रहे हैं, जो पॉजिटिव लॉ की बात कर रहे हैं, ये इस प्रकार का कोई लॉ होता ही नहीं है, ये ड्यूगिट महोदय के द्वारा ये बात कही जा रही है। समाज की आवश्यकताओं को ही विधि का मूल माना जाता है, ये कौन बात कर रहा है? ड्यूगिट कर रहा है। जो समाज की आवश्यकता है, जो समाज जिसको चाह रहा है, वही उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? उसी चीज़ को हम लोग उसी चीज को इन्होंने मूल माना, ये ड्यूगिट महोदय का कहना है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्टिन के आदेशात्मक विधि के सिद्धांतों का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है विधि शास्त्र की वियना स्कूल में। दोस्तों ये यहाँ पे जितने भी जूरिस्ट हैं एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? टांग खिंचाई कर रहे हैं कि नहीं ये इस तरह से आप कर रहे हैं, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपने अगर पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट दिया, नहीं पॉजिटिव लॉ तो कुछ होता ही नहीं है, ये कहते हैं, ऑस्टिन मानते हैं कि हिस्टोरिकल लॉ तो कुछ होता ही नहीं है। इनके लिए किसी ने सीके एलन के द्वारा कहा जाता है कि ऑस्टिन जो है वो विधि शास्त्र में ताड़ के वृक्ष के समान है। तो मीन्स कि सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं और सब अपना अपना कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे 5-6 स्कूलों में बांट दिया गया है, एनालिटिकल स्कूल, फिर हिस्टोरिकल स्कूल, फिर क्या कहते हैं रियलिस्टिक स्कूल, इसी तरह से स्कूलों में इन लोगों को बांटा गया। बस आप लोग क्रोनोलॉजी समझते जाइए, हमारे एग्जामिनेशन में ये लोग नंबर दे करके जाएंगे। भले ही अपने में लड़ रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं लोग, लॉ बना रहे हैं लोग, कोई कह रहा है पॉजिटिव लॉ है, कोई कह रहा है कि ये निगेटिव लॉ है, कोई कह रहा है ये दैवीय लॉ है, हमें इससे नहीं मतलब है, हमें पढ़ना है, PCSG क्वालिफाई करना है, हमें नंबर इन लोगों से लेना है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, केल्सन तथा उसके साथियों को जाना जाता है वियना स्कूल के नाम से, क्योंकि ये एक स्कूल से रिलेटेड थे, इसीलिए इनका नाम वियना स्कूल के नाम से जाना जाता है। किसको? केल्सन को। केल्सन से पूर्व प्योर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्टेमलर के द्वारा किया गया था। केल्सन का विधिक सिद्धांत आधारित है, कांट की विचारधारा पर आधारित है। विशुद्ध सिद्धांत को राजनीतिक, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र तथा इतिहास से पृथक रखा जाता है। किसके द्वारा? केल्सन महोदय के द्वारा रखा जाता है। यही उसको अलग रखने का कार्य किए हैं। केल्सन के विशुद्ध सिद्धांत का निचोड़ कहाँ मिलता है? प्राकृतिक विज्ञान में मिलता है। प्राकृतिक विज्ञान में मिलता है। देखिए, विधि को
मानकत्व पर आधारित किसने किया है? तो ये केल्सन ने किया है। मीन्स कि ये ह्यूमन पे लागू होता है। मानों की श्रृंखला में सबसे शीर्ष मानक को केल्सन ने कहा है मूल मानक, इसको कहा है इन्होंने ग्रैंड नॉर्म्स का नाम दिया है। कोई मानक है, कोई मानक वैध है या नहीं, इसका निर्धारण किया जाएगा मूल मानक के आधार पर। इसका निर्धारण किया जाएगा कि हाँ ये मूल है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है। केल्सन के अनुसार मूल मानक के चयन का निर्धारण होता है सामर्थ्य से। मीन्स कि अगर आपके पास कॉम्पिटेंसी है, अगर आप सामर्थ्य हैं तो उसको मूल मानक माना जाएगा। केल्सन ने राज्य और विधि को माना है एक ही सिक्के के दो पहलू माना है। केल्सन ने राज्य को, मीन्स की जो स्टेट होता है और जो लॉ होता है, विधि होता है, इनको एक ही पहलू के दो सिक्के माना है, मीन्स की आगे पीछे। तो ये किसके द्वारा माना गया है? तो ये केल्सन के द्वारा ये बात मानी गई है। नेक्स्ट देखिए, केल्सन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि आधारित है। किसके आधारित है? राज्य विधि से श्रेष्ठतम विधि इसको माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, केल्सन और ऑस्टिन के प्रमुख समानता दोनों ने विधि जैसा कि वह है को अपना विषय बनाया है। केल्सन कोई भेद नहीं मानते। किसमें नहीं भेद मानते हैं? प्राइवेट और लोक विधि में केल्सन के द्वारा किसी भी प्रकार का भेद नहीं माना जाता है। वो नहीं मानते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का भेद है। नेक्स्ट देखिए, केल्सन और ऑस्टिन में समानता है, दोनों द्वारा प्राकृतिक विधि का विरोधी। दोनों मीन्स कि केल्सन और ऑस्टिन में समानता इसलिए है क्योंकि ये दोनों प्राकृतिक विधि के क्या हैं? विरोधी माने जाते हैं। जो नेचुरल लॉ है उसके ये दोनों क्या माने जाते हैं? विरोधी माने जाते हैं। भाई दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन का दोस्त होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ऑस्टिन और केल्सन में भिन्नता, सार्वभौमिक सिद्धांत। केल्सन का सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत, जो केल्सन का सिद्धांत माना जाता है उसको सार्वभौमिक सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, केल्सन के अनुसार आदेश माना जा सकता है किसको? श्रेष्ठतम की इच्छा को, न कि उसके अभिव्यक्ति को। केल्सन और ऑस्टिन ने एक अन्य अंतर, केल्सन का सिद्धांत क्रियाशीलता पर जबकि ऑस्टिन की स्थिति पर आधारित है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, केल्सन के विशुद्ध सिद्धांत को व्यर्थ का दिमागी कसरत कहा है। किसने कहा है? प्रोफेसर लास्की के द्वारा ये बात कही गई है। देखिए अब ये भी खिंचाई कर रहे हैं केल्सन के विशुद्ध सिद्धांत को। अब केल्सन के यहाँ पकड़ लिए कि केल्सन ने जो अपना विशुद्ध सिद्धांत दिया था वो क्या था? वो व्यर्थ में फर्जी तरीके से काम कर रहे थे। उनका दिमाग मीन्स की उस टाइम प्रॉपरली कार्य नहीं कर रहा था, वो दिमाग का कसरत करा रहे थे। तो ये बात लास्की के द्वारा कहा गया। राष्ट्रीय विधि पर अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्राथमिकता देकर केल्सन ने प्राकृतिक विधि का पिछले द्वार से प्रवेश देने का रास्ता खोल दिया। ये लाटर पार्ट जी के द्वारा बात कही जा रही है। नेक्स्ट देखिए, हिटलर कालीन जर्मन विधि व्यवस्था में लागू में मूल मानक था। तो क्या था? तानाशाह की इच्छा यहाँ पे मूल मानक था। भारत की विधि व्यवस्था में मूल मानक है संविधान। जो भारत का हमारा जो विधि बना है उसका जो मूल मानक है वो संविधान है। अगर आर्टिकल 13 में बताया भी गया है लॉ डेरोगेट्स विथ फंडामेंटल राइट। अगर कोई भी लॉ जो डेरोगेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो उस लॉ को हम लोग क्या कर देंगे? उस लॉ को हम लोग वाइड कर देंगे, एक एलिप्स लगा देंगे। मीन्स कि इस तरह की चीज़ें बताया जा रहा है। तो वही बताया जा रहा है जो मेन हमारा लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कोई भी लॉ वायलेट कर रहा है तो हम उस लॉ को क्या कर देंगे? नल एंड वाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, विश्लेषणात्मक विचारधारा पर पूछे गए प्रश्न। अब कौन कौन से विश्लेषणात्मक विचारधारा पर प्रश्न पूछे जाते हैं? पीछे के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी पूछे जाते हैं। जॉन ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक है। ये सीधा वन लाइनर फैक्ट आपको मिल गया। रीजन एंड असर्शन में इस तरह के मिल जाएंगे। आधुनिक अर्थों में प्रत्यक्षवाद की नींव ऑस्टिन ने रखी। बेंथम ने प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी। किसने रखी है? बेंथम के द्वारा प्रमाणवाद की आधुनिक नींव में अर्थ रखी गई है। फिर देखिए, ऑस्टिन विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है। विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रतिपादक ऑस्टिन को कहा जाता है। जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है इसके जो ओरिजिनल प्रतिपादक उसको किसको कहा जाता है? तो ये ऑस्टिन महोदय को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद यह नहीं मानता है कि सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिक विशेषता विधि का एक आंतरिक लक्षण है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के समाज के अधीन रखा है। यह बात बेंथम महोदय के द्वारा बताई जा रही है। नेक्स्ट देखिए, बेंथम को उपयोगितावाद का प्रतिपादन करता माना जाता है। जो बेंथम है उनको उपयोगितावाद का प्रतिपादन करता मीन्स कि उनको फादर प्रोपाउंडर माना जाता है। देखिए, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड नामक पुस्तक बेंथम के द्वारा लिखी गई है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश PCS
पीसीएस में ये 2008 में आया था और उत्तराखंड पीसीएस जे में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। तो आप देखते रहिएगा कि क्वेश्चन का वेटेज क्या है। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, अभी आप लोगों ने देखा है ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया। देश तो देखते रहिए, इसका वेटेज देखते रहिए कहाँ कहाँ ये पूछा है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की विशेषता सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होती है। ऑस्टिन के अनुसार जो संप्रभुता की विशेषता होती है वो कहीं पॉजिटिवली भी होती है, कहीं निगेटिवली भी होती है। विधि संप्रभु का समादेश है, मीन्स कि जो ये मानते हैं, ये किसको कमांड मानते हैं, ये संप्रभु का समादेश मानते हैं। मीन्स कि ये स्टेट को अपना सब कुछ मानते हैं। जो कर्तव्य अधिरोपित करता है, जिसको सस्ती से बल मिलता है, यह कथन ऑस्टिन का है। मीन्स कि जिसको सुप्रीम पावर से बल मिलता है, ये स्टेट को ज़्यादा फोकस करते हैं, ये पार्लियामेंट्री लॉ पे ज़्यादा फोकस करते हैं ऑस्टिन महोदय। उचित रूप से की जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में जॉन ऑस्टिन में अंतर बताया है। इन्होंने ही अंतर बताया किसको उचित माना जाएगा, किसको अनुचित माना जाएगा। ऑस्टिन के अनुसार विधि के निम्न गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? तो यहाँ पे सॉवरेन है, कमांड है और सैंक्शन। ये तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जब भी ऑस्टिन से रिलेटेड आ रहा है, अगर तीन चीज़ दे रहा है, चौथा चीज़ कोई अलग से दे रहा है, तो मान लीजिए कि वही गलती है। ये कभी गलत नहीं हो सकता। ये किस पे बात करते हैं? ये सॉवरेन पे, संप्रभु पे बात करते हैं, कमांड पे, उसके समादेश पे बात करते हैं और उसके पनिशमेंट पे बात करते हैं। ये तीन चीज़ों पे बात करते हैं। आप लोग इसको दिमाग में बैठा करके रखिएगा। अब देखिए, आदर्श विधि का अनिवार्य तत्व नहीं है। जो आदर्श है विधि का अनिवार्य तत्व नहीं है, जबकि विधि के निम्न तत्व हैं, समादेश है, कर्तव्य है तथा शक्ति है। यही तीन चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑस्टिन विधि को नैतिकता से अलग रखता है और कहता है कि विधि शास्त्र के विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं है। जो विधि की उपयोगिता है उससे नहीं है। अब आगे देखिए, विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? लॉर्ड लेवलिन के द्वारा ये बात कही जाती है। ये यूपीजे में 2006 में मैंने कराया भी है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है, ये सीके एलन के द्वारा कहा जा रहा है। अभी मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया था कि सीके एलन के द्वारा ऑस्टिन को ताड़ का वृक्ष माना जाता है। ऑस्टिन ने ये आलोचना किया। ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा को सीके एलन आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद करते हैं। ऑस्टिन का सिद्धांत विकृत करणीय है। विधि है क्योंकि यह संप्रभुता द्वारा बनाई गई है। संप्रभुता है क्योंकि वह विधि बनाता है। ये कौन कहा है? ये बफलैंड जी के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, केल्सन ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है। जो केल्सन होता है वो ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेविग्नी को डार्विनियन से पूर्व डार्विनियनवाद एवं समाजशास्त्रियों से पूर्व समाजशास्त्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेविनी महोदय को ये कहा जाता है। मीन्स कि वो डार्विनियन से पूर्व का डार्विनियन और समाजशास्त्री से पूर्व समाजशास्त्री सेविनी महोदय को कहा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या कह रहा है? विधि मानकों मीन्स कि मानकात्मक का विज्ञान है। ये बात केल्सन के द्वारा कहा जा रहा है। ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी 2002 में पूछा गया। मानव एक प्रक्रिया का नाम है। मानव एक प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा एक निश्चित आचरण को आदेशित, अनुज्ञात या प्राधिकृत किया जाता है। ये बात केल्सन महोदय के द्वारा कही जा रही है। केल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं क्योंकि केल्सन ने विधि को अर्थ, धर्म, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास से अप्रभावित रखने पर इन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट देखिए, केल्सन जो है विधि को मनोविज्ञान तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामान्य का मत है कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामान्य के अनुसार विधि शास्त्र के तीन भाग हैं। अब सामान्य के अनुसार कौन कौन से तीन भाग हैं? यहाँ पे इन तीन भागों के बारे में बताएं। एक बताए हैं पहला विश्लेषणात्मक मीन्स की एनालिटिकल के बारे में, दूसरा ऐतिहासिक के बारे में और तीसरा नैतिकता के बारे में बताएं। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामान्य के अनुसार विधि शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो चार ऑप्शन आपको देता ही है। तो ऐतिहासिक दे देगा और मोरल दे देगा, एनालिटिकल दे देगा और एक और कोई फर्जी दे देगा। तो आपको ये बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। इसीलिए मैं ये सेशन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि अगर आप लास्ट टाइम परीक्षा के लास्ट टाइम आप पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक टिकी रहती है। और परीक्षा के दिन आप जाइए और कूल माइंड होकर के जाइए और एग्जाम दे करके आइए और फिर आप हमसे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जामिनेशन कैसा रहा जो पीसीएस जे का था। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं व्यक्तिवादी उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? ये बेंथम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उपयोगितावाद के सिद्धांत अर्थात बहुजन हिताय, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित कल्याण का प्रणेता
बेंथम को कहा जाता है। हार्ट विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। जो हार्ट महोदय हैं वो विधि शास्त्र को एक नियमों की व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अब देखिए, हार्ट ने विधि को प्रमुख एवं गौण नियमों का योग माना है। देखिए नेक्स्ट, जब समता भंग की गई तब उसका पुनः स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय के रूप में किया था। देखिए, विधि मानव आचरण के नियमों के शासन के अधीन बनाने का उपक्रम है। ये सभी बात यहाँ पे बताई गई हैं। अब नेक्स्ट देखिए, विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में हार्ट ने कहा कि यह समादेश अनुशस्ति पर संप्रभु की त्रिवेणी इसको माना जाता है। अब इसका वेटेज देखिए कितने एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हार्ट का जो एचएलए हार्ट है, हार्ट का विधि विश्लेषणात्मक प्रभेद करता है। आभारी बाध्य होने तथा आभार रखने पे ये ज़्यादा फोर्स करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक सिद्धांत किसने प्रपाउंड किया है? तो ये हार्ट के द्वारा किया गया है। रोनाल्ड ड्वार्किंग विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल शाखा से संबंधित नहीं है, जबकि ऑस्टिन केल्सन एचएलए हार्ट संबंधित हैं। किससे? रोनाल्ड ड्वार्किन से विश्लेषणात्मक की बात कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, बेंथम ने विधि शास्त्र के विषय को व्याख्यात्मक तथा निश्चयात्मक विधि शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट देखिए, विधि शास्त्र का विषय विध्यात्मक विधि मीन्स की पॉजिटिव लॉ है। विधि जिसे सहज में और यथार्थ ऐसा कहा जाता है अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीति के कनिष्ठों इन्फीरियर के लिए बनाई गई है। ये बात ऑस्टिन के द्वारा कही जा रही है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मुख्यतः नेमली ऑस्टिन को आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। सबसे लास्ट में बताया जा रहा है कि इनको अंग्रेजी विधि का भी जनक कहा जाता है। किसको? ऑस्टिन महोदय को। ये भी क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनता है। और देखिए यूपीजे 2012 में ये क्वेश्चन बना भी है कि किसको अंग्रेजी विधि का पिता माना जाता है। तो दोस्तों ऑस्टिन महोदय को ही अंग्रेजी विधि का पिता माना जाता है, मीन्स की आंग्ल विधि शास्त्र का पिता माना जाता है। इंग्लिश लॉ का फादर माना जाता है, इंग्लिश लॉ का मेन प्रोपाउंडर माना जाता है। किसी समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिकता आवश्यक होती है, ये बात फुलर महोदय के द्वारा बताई जा रही है। ये भी यूपीजे 2012 में आया था। दोस्तों इस सेशन के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अभी तुरंत इसके पहले मैंने आपके लिए मैंने एक एक्ट कराया जो कि माइनर एक्ट से रिलेटेड था, उसको मैंने कंडक्ट करवा दिया इसी चैनल पे। दोस्तों इसका जो पार्ट 3 होगा जूरिस्प्रूडेंस का, वो मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।